गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आज अपन करने वाले मिक्स क्वेश्चन का एक और प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के अपन मिक्स क्वेश्चन का अपना प्रैक्टिस सेशन है। मिक्स क्वेश्चन आज अपन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ गाइस। किसके CGL मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन शायद एक या दो क्वेश्चन तो आपने आज क्या पता पहली बार ही ट्राई कर रहे हो, पहली बार ही देखोगे, क्या पता। ठीक है तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। ठीक है, सवाल को देख के घबरा मत जाना और वीडियो बंद करके चले मत जाना। ठीक है, सवाल देख लेना किस तरीके का सवाल है। बोला है सवाल में अपने को मैं समझा के जाऊँगा, पूरा का पूरा एक एक चीज़ पूरा दिमाग में बिठा के जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बंद मत कर देना, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। ठीक है, क्या बोला है अपने को कि ABC अपने वेतन का 8%, 7% और 9% दान में देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आपको कि A, B और C तीन बंदे हैं, वो 8%, 7% और 9% दान कर देते हैं। अब अपने को क्या बोला है कि A और B का वेतन जो है वो समान है। A और B का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपये है। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि A और B के दान के बीच का अंतर कितना है। एक दे रहा है 8%, एक दे रहा है 7%, मतलब A और B के 1% का अंतर है 259। तो यहाँ से इन दोनों की सैलरी कितनी कितनी निकल के आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25,900। यही A की सैलरी हो जाएगी और यही B की सैलरी हो जाएगी। मतलब A और B दोनों की सैलरी कितनी हो गई, 25,900 रुपये। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या बोला है। अब मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ ना कि A और B ने दोनों ने मिला के 15% दान किए पैसे, तो मैं 15% निकाल लेता हूँ। तो 25,900 रुपये का मैं 15% निकाल लूँ, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा कि इन्होंने कितना पैसा टोटल दान में किया। तो 25,900 का 15% अगर मैं निकालता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे इतना नहीं लिखता हूँ और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि A और B का टोटल दान कितना दिया। ठीक है, A एंड B का टोटल दान कितना हो गया, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 259 इंटू में 15, क्योंकि 8 और 7 15। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया कि इन दोनों ने मिला के 3885 रुपीज़ जो है वो दान कर दिए। कितने दान कर दिए, 3885 रुपीज़ इन दोनों ने मिला के दान दिया है, A और B ने। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को C का क्या बोला है गाइस कि C ने जो है A और B की कुल दान से C की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। मतलब A और B ने जो दान दिया है ना 3,885 रुपये का, वो जो है वो C की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। मतलब C ने 1185 रुपये कम दिए होंगे, तो 3885 माइनस में 1185, यानी C ने कितना दान किया। C ने दान किया गाइज यहाँ पे 2700 रुपये। C ने दान किया 2700 रुपये। और अपने को सवाल में क्या बोला है कि C ने तो 9% दान किया था, मतलब C के 9% की वैल्यू 2700। तो C के 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C के 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये। मतलब टोटल जो C के पास पैसा था वो 30,000 रुपये था। A और B के पास टोटल जो पैसा था वो 25,900 रुपये था। तो यहाँ पे इनका टोटल सैलरी भी निकल के आ गया, टोटल दान भी निकल के आ गया, दोनों चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है गाइस, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने को क्या बोला है कि A और C का कुल दान, ABC के कुल दान का कितना % है। तो अपने को पता है C का दान कितना आ गया, 2700 रुपये निकल के आ गया C का दान। A का दान कितना निकालना है, A जो है वो 8% दान कर रहा है, तो A का दान भी मैं निकाल लेता हूँ। तो A का दान कितना हो जाएगा, 25,900 का, वो 25,900 का अगर 8% दान करेगा तो 259 गुणा में 8 में डायरेक्ट कर लूँ, तो 259 गुणा में 8 में करूँगा तो 2,072 रुपये मेरे पास निकल के आ जाएगा। मतलब A का दान ये आ गया, C का दान 2700 रुपये आ गया, A का दान इतना आ गया। ABC का टोटल पैसा भी मैंने निकाल लिया है, सब कुछ मैंने निकाल लिया है। अब मेरे पास क्या बोला था मेरे को निकालना क्या है, A और C का जो टोटल दान है वो टोटल इनकी जो सैलरी है उसका कितना % है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि टोटल दान कितना हो गया A और C का। टोटल A एंड C का दान कितना हो गया, यहाँ पे मैं देखूंगा तो टोटल A एंड C का दान कितना हो गया,
2700 और प्लस में 2072, यानी टोटल 4772 हो गया। 4772 इतना ये दान कर रहे हैं। तो यहाँ से निकाल दो 4772 इंटू में 100% के लिए और डिवाइड बाई टोटल सैलरी कितनी हो गई 259 और 259 ये 25,900 एक की सैलरी है, एक की। बी की सैलरी भी सेम है, मतलब 25,900 और 25,900 कितना हो गया 51,800। तो 51,800 तो ए और बी की सैलरी हो गई। उसके बाद में 30,000 रुपये सी की सैलरी है, तो 51,800 प्लस में 30,000 कितना हो गया 81,800। तो 81,800 यहाँ पे लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये इसका कितना गुना हो सकता है, अगर आप करोगे इसका 6 गुना, तो 6 गुना तो 4800 चल जाता। तो ये इसका 5 पॉइंट समथिंग गुना है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.8% इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैं दोबारा आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, दोबारा से चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन को देख के वीडियो बंद करके चले मत जाना, ठीक है, नहीं तो घाटे तोड़ दूंगा। क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को कि ए और बी का जो दान का अंतर है वो 259 रुपये है। ए और बी के दान का अंतर 259 रुपये। ए और बी के दान का अंतर कितने का है 1% का। तो 1% की वैल्यू 259। तो ए और बी की सैलरी कितनी आ गई, ए की सैलरी भी 25,900 और बी की सैलरी भी 25,900 रुपये। दोनों की सैलरी 25,900 25,900, यानी टोटल सैलरी 51,800 रुपये ए और बी की। उसके बाद में अपने को क्या बोला है, अब मैंने ये निकाल लिया कि ए और बी टोटल दान कितना कर रहे हैं 8 और 7 15%, मतलब 25,900 का 15% दान कर रहे हैं, ये मतलब 3,885 रुपये दान कर रहे हैं। उसके बाद में सी का बोला है कि ए और बी का जो दान है उससे 1,185 रुपये कम है सी के। तो यहाँ पे 2,700 रुपये सी का दान निकल के आ गया। अब आपको पता है भाई सी 9% दान कर रहा है, तो 9% की वैल्यू 2,700, तो 100% की वैल्यू 30,000, तो सी की सैलरी भी आ गई 30,000, ठीक है। ए अकेला कितना कर रहा था 2,072 रुपये। अपने को ए और सी दोनों का दान पूछा है, तो ए का दान आ गया 2,072 रुपये, सी का आ गया 2,700 रुपये, मतलब टोटल कितना हो गया 4,772 रुपये। टोटल सैलरी कितनी हो गई तीनों की, इसकी 25,900 ए की, 25,900 बी की, यानी 51,800 ए और बी की टोटल, और 30,000 सी की, यानी 81,800 रुपये। तो 4,772 जो है वो कितना परसेंटेज है 81,800 का, तो 5.8% इज़ द राइट आंसर। अब ये पूरा का पूरा साइज सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इससे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ये भी बहुत शानदार सवाल है। सारे के सारे जो सवाल है ना वो सारे के सारे सीजीएल मेंस के सवाल है। बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेके आता हूँ आपके लिए डेली के डेली, ताकि वही उन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आए। और ये सारे के सारे जो सवाल है मैंने करवा रखे ऑलरेडी, जो मैंने अलजेब्रा करवाया है ना, अभी देखना आप अलजेब्रा से कितने कितने सवाल उठा के लाया हूँ मैं, वो भी बढ़िया बढ़िया। बोला है अपने को कि x की पावर 22.5 प्लस x की पावर माइनस का 22.5 प्लस 2 बराबर में 54। तो अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, x की पावर 7.5 प्लस 5,001 और x की पावर 7.5 माइनस 4,999। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 5,001 और ये कट के तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्चुअल में मेरे को वैल्यू निकालनी है x की पावर 7.5 प्लस x की पावर माइनस का 7.5 और प्लस में 2, ये मेरे को निकालना है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मैं इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मैं उसमें 2 ऐड करके इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है यहाँ से, मेरे को दिया हुआ है कि x की पावर 22.5 प्लस x की पावर या प्लस x की पावर माइनस का 22.5, और इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये 52 के बराबर है। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि मेरे को वैल्यू निकालनी है इसकी, और मेरे को वैल्यू किसकी दी है x की पावर 7.5 प्लस 1/x की पावर 7.5। इसकी मेरे को वैल्यू अगर मैं इसको मान लूँ किसके बराबर, अगर मैं इसका क्यूब करके, क्योंकि आपको पता है ये जो है इसका 3 गुना है, ये जो है ये इसका 3 गुना है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ये माइनस में 3, ये मैंने क्या फॉर्मूला लगाया k क्यूब माइनस के 3k, तो k की वैल्यू ये माइनस में 3 और वापस k की वैल्यू यही आ जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको किसके बराबर मान लूँ, इसको मैं मान लूँ 4 के बराबर, तो आप देखोगे यहाँ से कि 4 का क्यूब माइनस में 3 गुणा में 4, ये 52 आ रहा है मेरे पास निकल के, ये आएगा 52 निकल के। मतलब मेरे को पता लग गया कि इसकी वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू जब 4 के बराबर है तो 4 प्लस में 2 आंसर 6 नहीं आ जाएगा, आंसर अपना कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 6। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल सी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी, जैसे ये जो है ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना है ना ये इसका। अगर ये 3 गुना है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, के क्यूब माइनस में 3 के, और अगर इसकी वैल्यू 4 होगी तभी तो मेरे को 52 मिलेगा। मतलब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 4 निकल के। इसकी वैल्यू अगर मेरे पास 4 निकल के आ गई तो 4 में 2 मैंने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि मेरे को निकालना यही था टोटल। तो जब इसकी वैल्यू मेरे को पता पड़ गई तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट सवाल पर। ऐसे सवाल मैंने आपको अभी अलजेब्रा मैंने ख़त्म करवाया है, उसके अंदर बहुत सारे सवाल करा रखे हैं मैंने। अलजेब्रा अभी तो एक और चलेगा, ग्राफ वाला अपना न्यू जो पैटर्न में जोड़ा है उसको भी कराऊंगा मैं। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ए है, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। लिख देता हूँ मैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, और अगर इधर आप देखोगे तो ये 3 गुणा में बी है, ये बी आ रहा है ना, इसका अगर 3 गुना करोगे तो 3b बन जाएगा ये। तो 3b ए और सी बन रहा है ये, यानी ये 3abc बन रहा है, 3abc बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर जब ये निकल के आता है तो इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। क्या बनती है, मैंने अभी आपको शायद कल या परसों में सिखाया था कि एक तो इसके अंदर a बराबर b बराबर c होता है, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ से आप बोला है अपने को कि x की वैल्यू 3/4 नहीं होगी, मतलब कि वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इस वाली कंडीशन को उठाकर अगर अपन रखते हैं यहाँ पे, तो a बराबर b अगर मैं कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस में 3 बराबर में 5x माइनस में 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। मतलब आंसर तो अपने पास यही से आ गया। क्या आंसर आ गया, यही से अपने पास 6 आंसर आ गया। लेकिन अगर अब आप चाहो कि नहीं मेरे को तो पूरा प्रूफ चाहिए, तो यहाँ से a बराबर b रख के वैल्यू लिया है अपन, b बराबर c रख के भी वैल्यू ला सकते हो। तो 5x माइनस 9 बराबर 3x प्लस में 3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x बराबर में 12, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई मैंने करा दी। अब अपने को जो ये वाली कंडीशन दी है इसके अनुसार क्या होगा, तीनों को जोड़ना है। जब आप तीनों को जोड़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 5 9 9 और 3 12, यानी 12x, और इधर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12 और प्लस का 3, यानी प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 बराबर में 0, और जब आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी 9, इधर जाके 3 3 9 और 3 चौके 12, x की वैल्यू आ गई 3/4। लेकिन ये अपने को नहीं लेनी है, x की वैल्यू 3/4, ये अपने को बोला है यहाँ पे कि x की वैल्यू 3/4 अपने को नहीं लेनी है। तो ये वाली कंडीशन इसीलिए बताई गई थी वहाँ पे। ठीक है, a बराबर b बराबर c, तो यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा, और यहाँ से भी 6 आएगा। a बराबर c करोगे तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छे सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें अपने को क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का मूल्य इसके क्रय मूल्य से 150% अधिक है। मतलब कोई इसका मूल्य रहा होगा 100, तो जो इसका क्रय मूल्य से 150% ज़्यादा है, मतलब 100 से 150 ज़्यादा यानी 250 रहा होगा। फिर अपने को क्या बोल रहा है कि इस पर 2 छूट दे रहा है, वो एक दे रहा है 44% का डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उस पर दे रहा है 50% का डिस्काउंट। तो फिर अपने को बोल रहा है कि इसको कितने परसेंट हानि पर बेचा अपन ने। अब आप अगर इसका 44% निकालते हो तो 44% कितना हो जाएगा इसका, 25 चौके 100। ठीक है, और 25 चौके 100 यानी 110, तो ये आ गया इसका 44%। यानी अगर इसको 110 में माइनस करता हूँ, यहाँ से 250 से 110 माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 140 रह जाएगी। अब 140 की चीज़ को मैं 50% के डिस्काउंट पे बेचूंगा तो चीज़ कितने की रह जाएगी, 70 की रह जाएगी। और 70 की चीज़ रह गई, मतलब क्या हो गया, 100 से कितना कम हो गया, 100 से कम हो गया 30%। मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सारे के सारे CGL मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 100 से कितना कम हो गया, 30, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 30% ही अपन ने
30% का अपने को लॉस हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, 150% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 100 की कोई चीज़ होगी तो 250 में बताएगा। उसके बाद में एक डिस्काउंट दे रहा है 44% का, फिर डिस्काउंट दे रहा है 50% का। ठीक है, तो 250 का 40% कितना हो गया 100, और फिर 250 का 4% कितना हो गया 10, यानी 250 का टोटल 44% कितना हो गया 110 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 140 की चीज़ रह गई। फिर 140 की चीज़ को 50% का डिस्काउंट यानी 70 पे दे रहा है, मतलब क्या हो गया कि 30% का लॉस हो रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी अप्रोच में बताता ही नहीं हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आए। यहाँ पे हर वो अप्रोच ईजी बताई जाती है जिससे आपके भेजे में एक बार में चीज़ें घुस जाए। ठीक है गाइस, तो चीज़ों को ध्यान से समझा करो। इस तरीके की अप्रोच और जो मैं कंटेंट लेके आता हूँ ना, बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही अच्छे से समझा के जाता हूँ। तो उसमें गाइस पहले खुद की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके दूसरों को समझाना आपको आएगा। ठीक है, नहीं तो खुद को जो खुद को समझ में आता है ना, वो दूसरों को समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और वही गुरु है जो दूसरों को सिखाते चीज़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता के जाऊँगा, एक ट्रिक सिखा के जाऊँगा। क्या ट्रिक सिखा के जाऊँगा, बस उसी पे आपको फोकस करना है। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं वो आपको मैं बता के जाऊँगा। 4000 में क्या जोड़ने पर परिणामी संख्या 12, 15, 21 और 25। अपने को एलसीएम लेना है किसका, 12, 15, 21 और 25। 12, 15, 21 और 25 का अपने को निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम किस तरीके से निकालते वो चीज़ को सीख के जाना, एक बार में दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला है अपने को, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ को समझना। 12, 15, 21 और 25, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या है 25। तो मान लो कि अपना एलसीएम क्या होगा, 25 होगा। क्या होगा एलसीएम अपना 25 आ गया। अब आप ये देखोगे कि 12 से ये 25 कटता है क्या, 12 से 25 कटता है या नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि न तो 25 के अंदर 4 है और न ही 25 के अंदर 3 है, क्योंकि 12 तो 4 और 3 से मिलकर बना है। तो न तो 25 के अंदर 4 है और न ही 25 के अंदर 3 है, मतलब मेरे को 4 की गुणा करनी पड़ेगी और 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब ये 12 से कट जाएगा। अब मैं आता हूँ 15 पे, तो 15 किससे मिलकर बना होता है, 5 और 3 से। तो आप देखोगे कि 3 भी यहाँ पे है और 25 के अंदर 5 भी है, मतलब 15 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आते हैं अपन 21 पे, तो आप देखोगे कि 21 किससे मिलकर बना होता है, 3 और 7 से। तो 3 तो यहाँ पे है लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है, तो 7 की गुणा कर दी और यही इसका एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 तिया 12 और 25 गुणा में 12 300 और 300 गुणा में 7 2100। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2100 आ गया। अब अपने को क्या बोला है कि 4000 में क्या जोड़ने पर ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी। 2100 का 2 गुना कितना होता है, 4200 होता है। तो वो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4200। मतलब 4000 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 200 ऐड करना पड़ेगा। और 200 क्या है, एक्स की वैल्यू है, और 200 के अंकों का योग कितना है, 2 + 0 + 0, 2 + 0 + 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2 इज़ द राइट आंसर। अब बताओ तरीका कैसा लगा, एलसीएम निकालने का तरीका कैसा लगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ें सीख जाओगे। सबसे बड़े नंबर को एलसीएम ले लो कि 25 मेरे पास, मैंने एलसीएम मान लिया। अब चीज़ों को दोबारा समझना, दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12, 15, 21 और 25 में से सबसे बड़ा नंबर है 25। तो मैंने मान लिया कि 25 ही मेरा एलसीएम है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि क्या 12 से 25 कटता है क्या, नहीं कटता। तो क्यों नहीं कटता, क्योंकि 12 मिलकर बना होता है 4 और 3 से। तो 25 के अंदर न तो 4 है और न ही 3 है, तो मैंने दोनों की गुणा कर दी 4 और 3 की। ठीक है, तो ये 12 से डिविजिबल हो गया। अब मैं आता हूँ 15 पे, तो 15 मिलकर बना होता है 5 और 3 से। 5 गुणा में 3 15। तो इसके अंदर 25 के अंदर अपने को 5 भी मिल जाएगा और 3 के अंदर अपने को 3 भी मिल जाएगा, मतलब 15 तो यहाँ पे है। अब क्या यहाँ पे 21 है क्या, 21 का अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 3 तो है मेरे पास, 7 नहीं है, तो मैंने 7 की गुणा कर दी। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, 2100 आ गया। ये होता है शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने का। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को बोला है कि 4000 में क्या जोड़ूंगा ताकि वो 2100 से डिविजिबल हो जाए। तो 2100 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है, 4200 होता है। मतलब 4000 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 200 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 4200 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 200। अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो x के अंकों का योग पूछा है, तो 200 के अंकों का योग कितना होगा,
2 + 0 यानी 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मेरे को आता है ना वो सब कुछ दे के जा रहा हूँ। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। इसका इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा ना, इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा ना कि एक बार में सीख जाओगे चीज़ें। कितनी बार में सीख जाओगे? एक बार में सीख जाओगे। मेरे को बोला है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महसक ज्ञात कीजिए यदि अंतिम भाजक 11 है। मतलब लास्ट में अपन 11 का भाग दे रहे हैं और भागफल 1, 13 और 4 बचते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है वो अपने को बताना है। ठीक है, बता दूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना। सबसे पहले मैं भाग दे रहा हूँ, कोई भी नंबर था यहाँ पे, कोई भी नंबर था, तो मेरा जो रिमाइंडर आया फिर उसके अंदर मैं दोबारा भाग दे रहा हूँ। फिर कोई भी मेरा नंबर था उसके अंदर मैं दोबारा दे रहा हूँ भाग। मतलब आपको क्या करना है कि आपको 3 बार ये कपड़े है, ये कपड़े आपको पहना देने हैं। ठीक है, फिर अपने को क्या बोला है कि अंतिम भाजक 11 है, मतलब लास्ट में अपन ने 11 का भाग दिया होगा। ठीक है, और अपने पास जो ये भागफल क्या क्या आ रहा है, 1, 13 और 4, तो 1 को लिख दो यहाँ पे, 13 को लिख दो यहाँ पे और 4 को लिख दो यहाँ पे। आ गई चीज़ समझ में कि ये भागफल है, तो 1 यहाँ लिख दिया, 13 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। आई चीज़ें समझ में आई ना। अब अपने को बोल रहा है कि ये अंतिम भागफल है, मतलब नीचे तो रिमाइंडर 0 बचा होगा, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आया होगा? 11 गुणा में 4, 44। यहाँ पे कितना आया होगा? 44 आया होगा। इतनी चीज़ समझ में आई नहीं आई? मतलब अगर अपन लास्ट में कोई नंबर को भाग दे रहे हैं तो वो भाग 4 बार जा रहा है, तो 11 का भाग 4 बार कब जाएगा? जब यहाँ पे 44 होगा। मतलब यहाँ का नंबर क्या आ गया? यहाँ का नंबर निकल के आ गया 44। मतलब यहाँ पे 44 रहा होगा। ये 44 कहाँ से आया होगा? ये 44 आया होगा यहाँ से। कहाँ से आया होगा ये 44? ये 44 आया होगा यहाँ से। अब यहाँ पे बीच में कौन सा नंबर आया होगा? यहाँ पे नंबर आया होगा 44 गुणा में 13 और प्लस में 11। क्या नंबर आया होगा? 44 गुणा में 13 और प्लस में 11, प्लस में 11। तो यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा? 44 गुणा में 13 प्लस में 11 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 583। कितना आ जाएगा? 583। और ये 583 यहाँ पे कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा 583। तो 583 गुणा में 1 और प्लस में 44, ये वाला नंबर होगा। 583 इंटू में 1 और प्लस में 44, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? यहाँ पे रहा होगा 583 प्लस 44 यानी 627। ये होती है सवाल को करने की ट्रिक। ठीक है, किस तरीके से सवाल किया जाता है। तो मेरे को बोला है कि अंतिम दोनों संख्या क्या है, तो संख्या 627 और 583। तो कितना हो जाएगा? 627 प्लस में 583 में करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, हासिल का 1 8, 9 10 और 1 11, 6 और 5 11 और 1 12, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1210। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अपने को क्या करना है, ये वाला सवाल मैंने पहले भी समझा रखा है, बहुत सही ढंग से समझा रखा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को पता है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार और। अंतिम भाजक मेरे पास 11 दिया है, मेरे को बोला है सवाल में कि अंतिम भाजक 11 है, तो ये अंतिम भाजक 11 है, मतलब रिमाइंडर लास्ट में 0 रहा होगा, तभी तो अंतिम भाजक बोला है। और अपने पास ये भागफल बच रहा है 4। अगर 11, ये बीच वाला नंबर कैसे आता है? इन दोनों की गुणा और प्लस में नीचे वाला नंबर, इन दोनों की गुणा प्लस में नीचे वाला नंबर। 11 गुणा में 4 44 और प्लस में 0, यानी यहाँ पे 44 आ गया। अब ये 44 यहाँ पे कहाँ से आया होगा? 44 यहाँ पे आया होगा इधर वाले भाजक से, तो यहाँ पे 44 है। और यहाँ पे 13 बार भाग जा रहा है और रिमाइंडर नीचे कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। मतलब यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा? 44 गुणा में 13 प्लस में 11। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, 11 गुणा में 4 प्लस में 0, तो यहाँ पे 44 गुणा में 13 और रिमाइंडर कितना बचा है? यहाँ पे 11। अब यहाँ पे नंबर निकल के आ गया 583। ये 583 यहाँ पे कहाँ से आया होगा? सेम टू सेम यहाँ से आया होगा। और अपने पास यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 583 गुणा में 1 और प्लस में 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर निकल के आ गया? 627। तो अंतिम दोनों संख्याओं का योग क्या है? 627 और 583, यही है अंतिम दो नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? जोड़ेंगे तो 1210। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। जो आता है ना सब कुछ बता के जा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वाले सवाल को करने की क्या टेक्निक होती है, ध्यान से समझ लेना। जब दोनों नंबर का गैप सेम हो, यहाँ पे भी गैप 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का, यहाँ पे भी गैप 2 का और यहाँ पे भी गैप 2 का। अगर सब में गैप 2-2 है और संख्या रूट में आ रही है
तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वही सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 401 और 399, मतलब यही सबसे छोटा नंबर है। और इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा एक्चुअल में वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। अब देख लेना इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, वो भी आपको सीख के जाना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है अपने को कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को 2695 रुपये में बेचा, मतलब बेचा गया है, मतलब अपने को क्या है? एसपी सेम करना है। बेचा मतलब कि एक चीज़ आपको पता पड़ गई कि एसपी क्या है? एसपी सेम है। ठीक है, ये चीज़ पता पड़ गई। लेकिन अपने को आंसर निकालना है सारा परसेंटेज में, मतलब पैसों का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, तो पैसों का कोई मतलब नहीं है। पैसे दिए हुए हो ना दिए हुए हो कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज़ दी हुई है, बेचा गया है, मतलब एसपी सेम है। ठीक है, अब बोला है पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/16, यानी 16 की चीज़ को 19 पे बेचा। अब अपने को बताना है कि उसे पूरी लेन देन में न तो कोई लाभ हुई और नहीं हानि हुई, तो दूसरी चीज़ को कितने परसेंट हानि पर बेचा। मतलब दोनों का एसपी सेम है, तो यहाँ पे भी एसपी तो 19 ही रहा होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 3 का प्रॉफिट ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का लॉस रहा होगा, तभी तो ना तो प्रॉफिट हुआ होगा और नहीं लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे 19 की चीज़ जा रही है अपने को 3 लॉस पे, मतलब उसका सीपी क्या रहा होगा? 22 रहा होगा, तभी तो वो 3 लॉस पे 19 की देगा आपको। तो यहाँ पे अपना क्या निकल के आ जाएगा? 3 का लॉस हो रहा है गुणा में 100% के लिए, और डिवाइड बाई सीपी कितना है? 22। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 13.63%। 300 डिवाइड बाई 22 कितना होता है? 13.63%। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आज के बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, जो आई थिंक आपको एक एक सवाल आपकी जहन में बैठ चुका होगा, अच्छे से आपके माइंड में पूरा सेट हो चुका होगा कि किस तरीके से सवाल को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो मेरे को जो आता है वो मैं सब कुछ आपको बता के जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करो इस चैनल पे। अपने जितने दोस्त हैं ना सबको बोला करो कि भाई यहाँ पे पूरा मैथ्स आपको फ्री कराया जा रहा है, प्लस यहाँ पे क्या क्या कराया जा रहा है? डेली एक तो आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट सब कुछ मैं करवा के जाता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको डेली चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपको डेली शॉर्ट ट्रिक का सेशन मिलता है, शॉर्ट ट्रिक का सेशन मिलता है डेली। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। और जो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ ना, वो पूरा 0 से हीरो लेवल तक करा रहा हूँ, पूरा 0 to हीरो, पूरा 0 to हीरो। अगर आप पेड बेच लेके पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी आपको इससे कम ही पढ़ाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना यहाँ पे एक जो मैं समझ पा रहा हूँ ना आपकी फीलिंग, वो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैथ्स फ्री में कराया जा रहा है, पूरा मैथ्स फ्री में। ठीक है, पूरा मैथ्स फ्री, पूरा मैथ्स फ्री करवाया जा रहा है आपको। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। पूरा का पूरा जो आपको एक भी एग्जाम में अलग से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ करा दिया जाएगा। और मैंने अब तक 7 चैप्टर खींच भी दिए पूरे 0 से लेके हीरो लेवल तक। ठीक है, और शायद पेपर नहीं होगा उससे पहले अपन प्री के पेपर से पहले अपन सब कुछ ख़त्म करवा देंगे, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, दिसंबर तक तो एक बार तो करवा ही दूंगा कैसे भी करके। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जितने दोस्त हैं ना सबको बता दिया करो कि यहाँ पे फुल बढ़िया से मैथ्स की तैयारी कराई जा रही है। और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब करवा दिया करो दोस्तों से, और ज़्यादा ज़्यादा हर एक ग्रुप में शेयर कर दिया करो ना। क्या दिक्कत है? पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।